नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है और लगभग हिंदी से संबंधित हर एक परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक कौन सा है? तो हम टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं? हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाएं। देखिए, जब हम अपने विचारों को आप तक रखते हैं, आपके विचारों को हम स्वयं ग्रहण करते हैं, तो जिस माध्यम द्वारा करते हैं उसका नाम है क्या? भाषा। अब ये भाषाएं अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं, यानी हमें अपने विचार व्यक्त करने के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। कोई उर्दू भाषा में अगर विचार व्यक्त करता है, तो कोई संस्कृत भाषा में करता है, तो कोई हिंदी भाषा में करता है, तो कोई अपनी अंग्रेजी भाषा में विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रकार से ये भाषाएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं, अलग अलग देश में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये क्या है दोस्तों? विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं, जिन्हें हम भाषाएं कहते हैं। और इन भाषाओं में हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या होती है, और उस भाषाओं में मुख्यतः हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा के बारे में, और भारत में अन्य कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं आदि के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात आती है किसकी? सबसे पहले हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित। तो सबसे पहले जानेंगे भाषा के बारे में कि भाषा क्या होती है। तो भाषा विचार अभिव्यक्ति की माध्यम होती है। अगर हम अपने विचारों को आप तक पहुंचाना चाहें, आप अपने विचारों को हम तक पहुंचाना चाहें, तो किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और जो माध्यम अपनाएंगे वो आपका माध्यम क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगी। देखिए, अब भाषा की बात करें, भाषा के तीन भाग हो जाते हैं। एक होते हैं आपकी लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। और ये सभी भाषाएं जो होंगी वो किसी न किसी रूप से व्यक्त होंगी, या तो वो संस्कृत के रूप में व्यक्त होंगी, या तो वो हिंदी के रूप में होंगी, या तो फिर वो अंग्रेजी के रूप में होंगी, या तो किसी उड़िया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, अंग्रेजी, फ्रेंच, ये सभी क्या है? विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है दोस्तों। तो आज हम मुख्यतः किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा के बारे में। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा, और अपने भारत की अन्य जो भाषाएं हैं उनके बारे में कुछ आपसे चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार की बोलियां हैं, कितने प्रकार की भाषाएं हैं आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए, अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि भाषा परिवार क्या होता है, और हमारे देश में यानी भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं। फिर हम जानेंगे कि उपबोली क्या होती है, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है, और भाषा क्या होती है, और जानेंगे कि लिपि क्या होती है और किस भाषा की कौन सी लिपि है आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए, पहला पॉइंट है हमारा क्या? भाषा परिवार। क्या होता है भाषा परिवार? देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों का परिवार होता है, परिवार का मतलब होता है कि कुछ लोगों का समूह, यानी एक अगर घराने में कुछ लोग रहते हैं तो वो अपने परिवार है, और कुछ लोग अलग घराने में रहते हैं तो उनका अपना परिवार है। यानी कुल मिलाकर के अलग अलग लोगों का समूह अलग अलग परिवार के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से अलग अलग भाषाओं का जो समूह होगा उनका भी अलग अलग प्रकार से परिवार हो जाता है। तो हमारे देश भारत में कितने प्रकार के भाषा परिवार हैं? तो आंसर मिलता है कि हमारे देश भारत में दो प्रकार के भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? तो एक है आपका भारोपीय भाषा परिवार, और दूसरा है आपका कौन सा? द्रविड़ भाषा परिवार। तो भारोपीय भाषा परिवार क्या है? तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत वे भाषाएं आती हैं जो आपके उत्तर भारत में बोली जाती हैं। उत्तर भारत से क्या तात्पर्य है कि यानी उत्तर भारत के दो राज्य हैं, जैसे आपके आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि आदि राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भाषाएं जिस परिवार के अंतर्गत आएंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? भारोपीय भाषा परिवार कहेंगे। अब द्रविड़ भाषा परिवार क्या है? तो द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत में बोले जाने वाली भाषाओं का परिवार है। यानी दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो भाषाएं किसके अंतर्गत आएंगी? तो वो भाषाएं आएंगी किसके? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। तो चलिए, अगर भारोपीय भाषा परिवार उत्तर भारत में बोली जाती है तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? तो इसके अंतर्गत दोस्तों आ जाती है कौन कौन सी? अगर मैं कहूं अंग्रेजी,
तो अंग्रेजी किसके अंतर्गत आ जाएगी? अंग्रेजी आपकी आ जाएगी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। वहीं पे हिंदी भी आपकी आ जाती है भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। संस्कृत भी आपकी आ जाती है किसके अंतर्गत? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। इसके अलावा मराठी आदि भाषाएं किसके अंतर्गत आ जाती हैं? भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। वहीं पे द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाती है आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम आदि भाषाएं किसके अंतर्गत आ जाती है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। इसके अलावा और भी हैं, यानी वे सभी भाषाएं आ जाएंगी जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। मैंने कुछ लिखा है जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, ये सभी भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, दक्षिण भारत के लोगों द्वारा बोली जाती हैं, यानी भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम इन भाषाओं को बनाया जाता है। अतः कहेंगे कि ये किसके अंतर्गत आ जाएंगी? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम जानेंगे कि इन सभी भाषाओं में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा हमारे देश में बोली जाती है। अगर हम इसके क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली, फिर उससे कम बोली जाने वाली, फिर उससे कम बोले जाने वाली, ऐसे प्रकार से बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम क्या है। तो जानेंगे कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी आ जाती है? हमारी हिंदी आ जाती है। क्यों हिंदी आ जाती है? क्योंकि हिंदी हमारे देश में अधिकांश क्षेत्र में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, यानी आपको पूरे भारत में हर जगह पर कुछ ना कुछ लोगों द्वारा बोलते हुए आपको मिल जाएंगे। क्या? हिंदी भाषा। हिंदी हमारे उत्तर भारत में बोली जाती है, हिंदी कुछ दक्षिण एरिया में भी बोली जाती है, हिंदी आपकी पश्चिम भारत में भी बोली जाती है, यानी संपूर्ण भारत में हिंदी बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, अधिकांशता तो उत्तर भारत में ही बोली जाती है, फिर भी पूरे भारत में आपको मिल जाएगी ये हिंदी। इसीलिए कहेंगे कि हिंदी संपूर्ण देश में पूरे भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्या है? भाषा है। अगर इसके बाद बात करें तो बंगाली सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बंगाली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बंगाली आपके पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि आपका कौन सा? पूर्वी भारत का हिस्सा है। अब देखेंगे इसके बाद मराठी है जो महाराष्ट्र की भाषा है और तीसरा नंबर इसका आ जाता है। फिर तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा है। फिर उसके बाद तेलुगु का नंबर आता है जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। फिर इसके बाद कन्नड़ भाषा का नंबर आता है जो कि कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक राज्य में बोली जाती है और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। उड़िया है आपके उड़ीसा क्षेत्र में बोली जाने वाली, उड़ीसा राज्य में और उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। फिर देखिए इस प्रकार से क्रम क्या रहा हमारा कि भारत में सर्वाधिक रूप से बोली जाने वाली भाषा सबसे ज्यादा हिंदी है, बंगाली है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया। इस प्रकार से ये क्रम रहा, यानी ज्यादा से कम की ओर। अब हम देखेंगे विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है विश्व स्तर पर। देखिए इसका क्रम बदलता रहता है, कभी चीनी आती है तो कभी हिंदी आती है। ठीक है, अभी अगर 2020 के पहले की बात करें, 2018-19 की बात करें तो आपकी मानी जाती थी कि चीनी जो मंदारिन के रूप में थी एक भाषा, वो सबसे अधिक बोली जाती थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, तो हमें अधिकांश समाचार पत्रों में या अधिकांश स्रोतों से मिला कि हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो इसका क्रम बदलता रहता है, कभी हिंदी आएगी कभी चीनी आएगी। तो सबसे ज्यादा वर्तमान में हिंदी, फिर इसके बाद चीनी, फिर इसके बाद अंग्रेजी भाषा का नंबर आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे संविधान में भाषाएं, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं का उल्लेख है, किस भाग में और किस अनुसूची में इन भाषाओं का उल्लेख है और कितनी भाषाओं का उल्लेख है आदि के बारे में अगर कहें तो अनुसूची 8 में, हमारे संविधान के अनुसूची 8 में भाग 17 के अनुच्छेद 343 में कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और किसमें? अनुसूची 8 भाग 17 के अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में हमारे 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी उनके देख रेख, उनकी गतिविधि, उनके महत्व आदि के बारे में जो भी है, किसमें है?
अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक में इन 22 भाषाओं का उल्लेख है और इन 22 भाषाओं को वहाँ पे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी माना गया है कि ये 22 भाषाएं क्या हैं, राजभाषाएं हैं। राजभाषा से तात्पर्य है या केंद्र के या संघ के कामकाज में प्रयोग की जाएगी, सरकारी कामकाजों में प्रयोग की जाएगी या किसी राज्य के कार्यकाज में प्रयोग की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि वहीं पे ये जो 22 भाषाएं हैं उन्हीं में से अनुच्छेद 343 का के तहत हिंदी को, किसको, हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। देखिए ये सभी राजभाषाएं तो हैं, ये सभी राजभाषाएं तो हैं, तो परंतु वो किसी व्यक्तिगत राज्य से संबंधित है, यानी कोई उत्तर प्रदेश राज्य की भाषा होगी तो कोई आपकी जम्मू कश्मीर से संबंधित होगी, तो कोई हरियाणा से होगी, तो कोई दिल्ली से होगी, तो कोई जम्मू कश्मीर से संबंधित होगी, कोई बिहार की राजभाषा होगी, परंतु हिंदी आपकी क्या होगी, संघ की राजभाषा है और अनुच्छेद 343 का के तहत इसे संघ की राजभाषा यानी केंद्र सरकार की राजभाषा, जो भी केंद्र के कार्यकाज होंगे, जो भी सरकारी कामकाज होंगे वे हिंदी भाषा में किए जाएंगे, परंतु सहायता के रूप में, सहायक के रूप में अंग्रेजी को भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन औपचारिक रूप से अगर कहें तो हिंदी ही हमारी क्या है, संघ की राजभाषा है। और किसमें उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 343 का में इसका उल्लेख किया गया है। और कब इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों। और आज भी हम प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा ने हमारे साहित्य में इतना ज़्यादा योगदान दिया है कि हम इसके महत्व को भूल नहीं सकते। और इसके महत्व को बनाए रखने के लिए, इसकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, एकता की भावना को बनाए रखने के लिए, हम की भावना को बनाए रखने के लिए हम आज भी प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये रही हमारी कुछ हिंदी से संबंधित बात, कुछ भारतीय भाषाओं से संबंधित बात, जो कि हमने जाना। क्या जाना कि भाषा परिवार के अंतर्गत 2 प्रकार के भाषा परिवार आते हैं। कौन सी, एक भारोपीय भाषा परिवार, एक द्रविड़ भाषा परिवार। वहीं पे भारोपीय भाषा परिवार उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा है और इनके अंतर्गत कुछ ये भाषाएं आती हैं। वहीं पे द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है, जिसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम आदि भाषाएं बोली जाती हैं। और देखिए हम इनकी कुछ बात कर लेते हैं कि उपबोली क्या होती है, बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है। तो देखो ये सभी भाषा अभिव्यक्ति के माध्यम ही होते हैं, परंतु वो क्षेत्र विशेष से जब जुड़ जाते हैं तो इनके नाम में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। उन्हें अलग अलग नामों से जानने लगते हैं हम लोग। कैसे कैसे, अगर कोई विचार अभिव्यक्ति का माध्यम गांव स्तर पर प्रयोग की जाती है, ठीक है, ग्राम स्तर पर यानी देहाती स्तर पर यानी गांव स्तर पर, तो उसे क्या कहेंगे, हम उपबोली कह देते हैं। और यही उपबोली जब अपना विकास कर लेती है, कुछ क्षेत्र बृहत कर लेती है, यानी जिला स्तर पर प्रयोग की जाने लगती है, तो इसको क्या कहेंगे, हम बोली का दर्जा दे देते हैं। और बोली अपना विकास करती है और वो राज्य स्तर पर यानी कुछ ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने लगती है, तो फिर इसी बोली को हम उपभाषा का दर्जा देते हैं। और यही उपभाषा जब अपना क्षेत्र बृहत कर लेती है यानी देश स्तर पर कर लेती है, तो इसी उपभाषा को फिर भाषा का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है, जो कि इस समय वर्तमान में हमारे देश में 22 भाषाओं का क्या है, उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि इस भाषाओं को यानी इन भाषाओं को जिस तरीके से लिखते हैं, जिस शैली में लिखते हैं, जिस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। यानी जब इनको हम लिख देते हैं, हम इनको प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हैं, तो वो किसी न किसी रूप में लिखेंगे, या दाएं से बाएं लिखेंगे तो या बाएं से दाएं लिखेंगे। इस प्रकार से जो प्रतीक चिन्ह अपनाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे, उसकी लिपि कहेंगे। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। संस्कृत की लिपि क्या है, तो संस्कृत की देवनागरी लिपि है। अब हम दोस्तों हम कुछ उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि आखिर हम किसको राष्ट्रभाषा माने, किसको हम राजभाषा माने, और कौन सी भाषा मानक भाषा होती है और किसको हम मातृभाषा माने।
तो चलिए देखते हैं कि राजभाषा की अगर जब बात करते हैं, किसकी, राजभाषा की बात करते हैं, तो राजभाषा वे भाषा होती है जो सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है, यानी कि हमारे जो कार्य काज होंगे किससे संबंधित, सरकार से संबंधित, तो उसमें जो भाषा प्रयोग की जाएगी वो कौन सी होगी, राजभाषा हो जाएगी। जैसे ये सभी 22 भाषाएं हमारी राजभाषाएं हैं, ना कि राष्ट्रभाषा। और जो हिंदी हमारी संघ की राजभाषा है 343 का के तहत, ना कि राष्ट्रभाषा है, यानी हिंदी को हम संघ की राजभाषा कहेंगे, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है, देखिए राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जब हमारे देश के संपूर्ण इलाके में यानी अधिकांश क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा हो जाती है, तो उसे हम राष्ट्रभाषा कह देते हैं। परंतु औपचारिक रूप से हमारी देश ने, हमारी सरकार ने या हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं माना है, बल्कि संघ की राजभाषा अगर माना है तो वो हिंदी को माना है। ठीक है दोस्तों, तो हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, क्योंकि ये हमें एकता के सूत्र में बांधती है, देश के अधिकांश क्षेत्र में बोली जाती है, अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, यह हमारी संस्कृति है, हमें भाईचारे की भावना में बांधती है। आदि संस्कृति को जो बढ़ावा दे वो हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा के दृष्टिकोण से, न कि संविधान की दृष्टिकोण से। दोस्तों, संविधान की दृष्टिकोण से अगर माने तो हिंदी एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। ओके, अब हम देखेंगे कि मातृभाषा क्या होती है, यानी मातृभाषा क्या होती है। तो मातृभाषा यानी हमारे माता के द्वारा सिखाई गई भाषा हमारे लिए क्या होगी, मातृभाषा होगी। हो सकता है कि एक ही क्षेत्र में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मातृभाषा हो सकती है। जैसे अगर मेरे मम्मी पापा मुझे शुरू में हिंदी सिखाते हैं तो हिंदी मेरे लिए मातृभाषा हो जाएगी। अगर किसी के मम्मी पापा ने उसे शुरुआत में क्या सिखाया हो, उर्दू सिखाया हो, तो उस व्यक्ति के लिए उर्दू उसकी मातृभाषा हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरा पड़ोसी उसके मम्मी पापा इंग्लिश जानते हैं तो वो शुरुआत में बच्चा इंग्लिश ही सीखेगा। जैसे कि अगर बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो बच्चा व्हाट आर यू डूइंग ही सीखेगा। व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर ही सीखेगा, ना कि वो सीखेगा तुम किम करोती। तो इस प्रकार से जो बच्चा अपने क्षेत्र में अपने माता द्वारा, अपने परिवार द्वारा, अपने पास पड़ोस द्वारा जो भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहेंगे। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग मातृभाषा हो सकती है। अगर मैंने अपनी माता द्वारा अंग्रेजी सीखी है तो मेरे लिए अंग्रेजी मातृभाषा हो जाएगी। अगर एक व्यक्ति ने हिंदी सीखी है तो उसके लिए हिंदी मातृभाषा हो जाएगी। अगर किसी ने उर्दू सीखी है तो उसके लिए उर्दू मातृभाषा हो जाएगी। कुल मिलाकर के अपने माता द्वारा, अपने पास पड़ोस द्वारा, अपने परिवार द्वारा जिस भाषा को हम सर्वप्रथम सीखते हैं वही हमारी क्या होती है, मातृभाषा हो जाती है। अब मानक भाषा क्या होता है, मानक भाषा क्या होता है, मानक भाषा यानी भाषा का शुद्ध रूप, यानी लेखन का परिष्कृत रूप, उसको हम क्या कह देते हैं, मानक भाषा कह देते हैं। और वर्तमान में खड़ी बोली को हम मानक भाषा का दर्जा प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो हिंदी भाषा से जो भी लेखन कार्य होगा, जो भी साहित्यिक कार्य होगा, वो आपको खड़ी बोली में मिलता है। इसीलिए हम कह देते हैं कि खड़ी बोली आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मानक भाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। ओके दोस्तों, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा भाषा परिवार के बारे में, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के बारे में, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में, और संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में और कौन से अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया है और किस अनुच्छेद में माना गया है, और राज्य की संघ की राजभाषा माना गया है कि राष्ट्रभाषा माना गया है, आदि के बारे में हमने आज डिटेल से जाना है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखिएगा, हम वहां पे आपका रिप्लाई जरूर देंगे। और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।